समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को ईडी ने धर्म सिंह छोकर के पानीपत और गुरुग्राम के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की ये छापेमारी कई घंटों तक चली। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के कांग्रेस नेता और समालखा से विधायक धर्म सिंह छोकर की टेंशन बढ़ गई है। अक्सर विवादों में रहने वाली धर्म सिंह छोकर के बेटे की कंपनियों ने अब विधायक जी की मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। अब तो विधायक जी के घर ईडी ने दस्तक दे दी है। सिर्फ दस्तक ही नहीं दी है, बल्कि दस्तावेजों को कई घंटे तक खंगालने का काम किया है। दरअसल मंगलवार सुबह अचानक से ईडी की 2 टीमों ने धर्म सिंह छोकर के पानीपत और गुरुग्राम आवास पर छापा मार दिया। ईडी ने विधायक के दोनों घरों को अपने कब्जे में ले लिया। घर में मौजूद सभी लोगों के फोन बंद कर दिए गए और न तो घर में मौजूद लोगों को बाहर जाने की इजाजत थी और न ही बाहर से कोई अंदर आ सकता था। ईडी ने धर्म सिंह छोकर के घर पर गहनता से पड़ताल की और पड़ताल करते करते सुबह से शाम हो गई। आप लोगों के पैसे ले लेना, पैसे जब वो मांगने आए तो उनको अंदर जेल करा देना, ये तो इसके लिए नॉर्मल बात है। तो इसके लिए तो ईडी की रेड भी नॉर्मल है। इसको ये कुछ समझ ही नहीं रहा इन सारी रेड को, क्योंकि कार्रवाई हुई नहीं ना। एक आदमी के 32 करोड़ है, किसी के 20 करोड़ है, किसी के 10 करोड़ है। कितने लोग हैं, ऐसे हजारों लोग हैं। आपके कितने मुकदमे आपके खिलाफ हैं, आज तक तो आप पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो आपको आपके बेटे भी जेल में जाते और आप भी जेल में रहते अभी तक। तो ये जो रेड है ये बदनीति से और इसलिए की गई है कि उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि आज के दिन छोकर वहाँ से समालखा से विनिंग कैंडिडेट है और जो पहले हो चुका सारा काम, अब क्या रह गया था। इस मोदी राज में 3-4 चीज़ों का ही एजेंडा है इनका। एक तो एजेंडा ये है अगर धर्म की राजनीति करो, दूसरा एजेंडा ये है जाति पाति में आपस में समाज को बांट दो, तीसरा एजेंडा ये है टेरराइज करना, ईडी का पीछे लगाना, इनकम टैक्स का पीछे लगाना, सीबीआई पीछे लगाना। तीसरा एजेंडा इनका ये है, विकास का एजेंडा नहीं है इनका। जांच के दौरान ईडी ने घर में मौजूद कई दस्तावेज खंगाले। सूत्र बताते हैं कि ईडी की टीम ने उनके पेट्रोल पंप से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगाला। इसके अलावा यहां विधायक के पिछले कामों की भी कुंडली खंगाली गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि ईडी ने कई रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। समालखा से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर आज ईडी ने रेड मारी और फिलहाल में गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 के उनके मकान पर हो और यहाँ भी लगातार ईडी की टीम ने रेड मारी और तकरीबन ये रेड की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहाँ ईडी की टीम ने तमाम दस्तावेजों को खंगाला, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो माहिरा होम्स के जो डायरेक्टर वो इनके बेटे थे और लगातार गुरुग्राम में माहिरा होम्स के तकरीबन 5 प्रोजेक्ट है जो अभी भी अधर में लटके हुए हैं और लगातार जो बायर्स है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। पिछले कई सालों से हम बात करें तो रेरा से लेकर पुलिस कमिश्नर, डीसी और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री तक लगातार जो बायर्स है वो कई बार गुहार लगा चुके थे। और आपको बता दें कि धर्म सिंह छोकर के बेटे के खिलाफ गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में भी एक मामला दर्ज है और अब इस पूरे मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। और ईडी की कार्रवाई के बाद अब देखना ये होगा कि लगातार यहाँ 12 घंटे तक जो ईडी की टीम ने रेड मारी है उनको क्या कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं और ये दस्तावेज इस पूरे केस में कितनी अहम भूमिका अदा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि विधायक का बेटा सिकंदर अक्सर विवादों में रहता है। विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर का गुरुग्राम में रियल एस्टेट का काम है, जिसके कारण उनकी कंपनी पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पिछले दिनों भी उनकी एक कंपनी के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। विधायक और कंपनी के बैंक खातों की भी पिछले दिनों से लगातार जांच चल रही थी और अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये छापे आय से अधिक संपत्ति, जमीन की खरीद फरोख्त और टैक्स चोरी से जोड़कर देखे जा रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता और पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। तो वहीं
वहीं बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिरसा विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया। गीतिका सुसाइड केस में गोपाल कांडा इस केस के मुख्य आरोपी थे। बहुचर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 साल बाद फैसला सुनाया है। इसके मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया गया है। कोर्ट से बरी हो जाने के बाद सिरसा विधायक मीडिया के सामने आए और केस को झूठा बताया और कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था ये कोर्ट ने आज फैसला दिया है। ये सब कुछ आपके सामने, आपको ऑर्डर पड़ेंगे आपके सामने। दरअसल गोपाल कांडा की एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका ने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद गोपाल कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस केस में कब क्या क्या हुआ था। 5 अगस्त 2012 को गीतिका का शव उनके घर पर लटका मिला। गीतिका के घर से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। इसमें कांडा को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 5 अगस्त 2012 को कांडा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गोपाल कांडा ने हरियाणा के गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 7 अगस्त 2012 को पुलिस ने कांडा को पूछताछ के लिए बुलाया। 8 अगस्त 2012 को MDLR मैनेजर अरुणा चड्ढा को गिरफ्तार किया गया। 8 अगस्त 2012 को पुलिस ने कांडा को फरार घोषित कर दिया। वहीं 8 अगस्त 2012 को कांडा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। 9 अगस्त 2012 को पुलिस ने कांडा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। 18 अगस्त 2012 को कांडा ने अशोक विहार पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। सुसाइड के करीब 6 महीने बाद गीतिका की मां ने आत्महत्या कर ली। गीतिका की मां ने अपनी मौत के लिए कांडा को जिम्मेदार ठहराया था। मार्च 2014 को गोपाल कांडा को जमानत मिली थी। 25 जुलाई 2023 को 11 साल बाद गोपाल कांडा बरी हो गए। हालांकि अब 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आने से गोपाल कांडा को राहत जरूर मिली है, तो वहीं दूसरी ओर अब देखना होगा कि गीतिका का परिवार हाई कोर्ट जाता है या नहीं। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। पानीपत पहुंचे इनेलो विधायक अभय चौटाला ने एक और जहां अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए 1987 दोहराने की बात कही, तो वहीं पर विरोधी पार्टी जेजेपी पर भी जमकर कटाक्ष किया और अपनी यात्रा के बारे में भी राय रखी। देखिए रिपोर्ट। इनेलो पार्टी जिसके नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं, लेकिन आज इस पार्टी का केवल एक ही विधायक रह गया है। ऐसे में इनेलो कार्यकर्ताओं में फिर से जान फूंकने और जनता के बीच पार्टी को फिर से स्थापित करने की मुहिम को इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने उठाया और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभय चौटाला की यात्रा पानीपत के मतलोडा पहुंची, जहां उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर अपनी राय रखी। लोगों ने कितना परिवर्तन का मन बनाया है वो आपको बताएं, वो चीज़ आप लोगों को दिखाओ। मैं जो बात कहूँगा उससे हो सकता है कि फिर भी कोई ना कोई मेरा विरोधी कुछ ना कुछ उसके ऊपर कटाक्ष कर देगा, लेकिन आप जब दिखाओगे सारी बातें सही ढंग से, वो फिर लोगों को भी माननी पड़ती है और आपके चैनल की भी ये मान के चलो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और विपक्षियों का भी मुख बंद हो जाएगा। किसी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर बोले अभय चौटाला, कहा हमें किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं, हम 1987 वाला इतिहास दोहराएंगे। मैं कहता हूँ 87 को दोहराएंगे। आप सवाल ही और तरह का पूछ रहे हो,
हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने जेजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जेजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, अब उसमें सिर्फ स्वार्थी लोग बचे हैं। जेजेपी खत्म होगी पूर्ण रूप से। जितने भी लोग जेजेपी में गए थे, जो कोई आज छोटे मोटे लोग जेजेपी में है, वो सिर्फ लालच की वजह से है। कुछ लोग स्वार्थी बहुत ज्यादा होते हैं, वो सरकार के साथ ही रहते हैं। जिसकी भी सरकार आती है वो उसी के साथ चले जाते हैं। वो तो रहेंगे इनके साथ, लेकिन बाकी जो आम मतदाता है वो 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापसी कर लेंगे। एक और जहां विरोधी पार्टी को इनेलो विधायक अभय चौटाला खत्म पार्टी बता रहे हैं और खुद अगले चुनाव में 1987 दोहराने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि अभय चौटाला की बातें कितनी सच साबित होती हैं। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। तो इसी बीच सिरसा और फतेहाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। घग्गर नदी में जलस्तर कम हुआ है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में आई बाढ़ की आफत के बाद अब कई जगहों से राहत भरी खबरें भी सामने आने लगी है। सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर कम हो गया है। हालांकि फिर भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीते दिनों घग्गर नदी में 50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आ गया था, जिसके चलते प्रशासन का अलर्ट मोड पर रहना जरूरी था। अब की बात की जाए तो घग्गर नदी में अब 36,000 क्यूसेक पानी है और अब हालात कंट्रोल में है। घग्गर मंडल के एक्सएन अजीत हुड्डा ने बताया कि बाढ़ से किसानों की हजारों एकड़ फसलें प्रभावित हुई। नदी में जलस्तर और बढ़ेगा तो सिरसा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक मौका ऐसा भी आया था कि 12 तारीख को शाम को गोलाचिका में 82,000 पानी था। उसके बाद लगातार पानी बढ़ता रहा और सरदूलगढ़ में पीक हुआ 58,500। उसके बाद अब कुछ राहत मिली है। अब सरदूलगढ़ में पिछले 2 दिनों से डाउन हो रहा है और अब मौके पानी 36,140 चल रहा है। तो इसमें काफ़ी रिलीफ 20,000 क्यूसेक की रिलीफ हुई है। O2 हेड का अभी भी सारे गेट खुले हैं। अभी मौके पे O2 हेड पे 36,400 क्यूसेक पानी अभी भी आ रहा है, जो कि बहुत काफ़ी मात्रा में आज भी है। और नीचे 32,000 के तकरीबन पानी छोड़ा जा रहा है। नीचे के भी सारे बंद आज भी भरे हुए हैं। बस जो पहले पीक लेवल था वाटर का, उसमें 2 से 3 फुट का डाउन हुआ है। तो वहीं बात करें फतेहाबाद की, यहाँ आसपास अभी भी खेतों में 5 से 6 फुट तक पानी खड़ा है। पंजाब के साथ लगते टोहाना, जाखल और रतिया के आसपास जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। यहाँ लोगों का शहर से संपर्क टूटने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन अब शहरों का गांव से दोबारा जुड़ाव होने लगा है। दूसरी तरफ किसान भी दोबारा से फसल की बिजाई में जुट गए हैं। फतेहाबाद जिला में घग्गर नदी से आई बाढ़ की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। अभी घग्गर नदी का कुछ जल स्तर है वो कम हुआ है और उस जल स्तर कम होने की वजह से अभी जो कुछ जनजीवन है वो पटरी पर लौटा है। खेतों से जो पानी है वो कम हुआ है और किसान अभी अपनी खेती करने में लग चुके हैं और जो गाँव में लोग फंसे हुए थे वो शहर की ओर आकर अपना कामकाज में लगने लग चुके हैं। लोगों के अंदर बॉर्डर का माहौल था और लोगों की जो फसल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और जो मार्केट के अंदर जो दुकानदार है, जो काम धंधे वाले लोग हैं, उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जो गाँव से शहर का जो रास्ता है वो बिल्कुल कट चुका था। हालांकि अब सरकार ने भी जो मुआवजा राशि है वो देने की घोषणा की है, तो लोगों में इसको लेकर भी है कि जो जिनका नुकसान हुआ है उसका जो सरकार है वो भरपाई करने का जो वादा किया है, उससे भी जो किसान हैं, जो आम लोग हैं जिनका नुकसान है वो भी खुश हैं। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह। उधर अंबाला में टांगरी नदी में आई बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पहली बार से लोग अभी उभरे भी नहीं कि एक बार फिर से टांगरी नदी में बाढ़ आ गई और पानी लोगों के घरों में घुस गया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा किसी नदी नाले का नहीं बल्कि अंबाला कैंट का है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे अभी भी गलियों में बाढ़ का गंदा पानी खड़ा है। लोगों के घरों से भी बाढ़ का पानी नहीं निकल पा रहा है। गलियों में कीचड़ और गंदगी का अंबार ही अंबार नजर आ रहा है। मीडिया के सामने लोगों ने अपना दर्द भी बयां किया।
मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हम पहली बाढ़ से तो निपटे नहीं थे और दूसरी बाढ़ ने हमें फिर बेहाल कर दिया। आज भी हमारे गली में 1 फुट पानी खड़ा है। 10 तारीख से बाढ़ आई थी और 10 तारीख से आज तक हमारी गली का पानी नहीं सूखा है। अब लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। अभी भी मेरे खुद आज़ाद नगर की कॉलोनी में 3 घर ऐसे हैं जो अपने ताले बंद करके और अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रखी है। लोग अभी पहले नदी में आई बाढ़ से उभर नहीं पाए थे कि दोबारा से नदी में बाढ़ आ गई और घरों में फिर से बाढ़ का पानी घुस गया। लगातार पानी खड़े रहने से बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम पहली बाढ़ से उभर नहीं पाए थे कि दोबारा फिर बाढ़ आ गई और गलियों में पानी भरा खड़ा है, जो आने जाने में दिक्कत हो रही है और पैर गल चुके हैं और घरों का सामान सारा बर्बाद हो चुका है। तो गलियों में आने जाने से दिक्कत हो रही है। सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जिनका सामान खराब हुआ है, घर खराब हो गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। लोगों को अब महामारी फैलने का डर भी सताने लगा है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि बाढ़ से बचाव के लिए उचित बांध बनाया जाए और जिन लोगों को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित इलाकों को लेकर स्थानीय विधायक सुभाष सुधा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने सरस्वती नदी से कब्जा हटवाने के भी निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बाढ़ बारिश ने जमकर कहर मचाया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी भी हुई। वहीं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों को लेकर स्थानीय विधायक सुभाष सुधा ने अधिकारियों की बैठक ली। विधायक ने कहा कि बाढ़ के पानी से किसानों की फसलों, लोगों के घरों और पशुधन को काफी नुकसान हुआ है। अब बाढ़ का पानी लगभग अधिकतर क्षेत्र से निकल चुका है। अभी भी धरातल पर स्वच्छता, फॉगिंग, स्वास्थ्य शिविर, पीने का स्वच्छ पानी, ट्यूबवेलों को ठीक करवाना, शहर और गांव की सड़कों की मरम्मत करना और पानी निकासी के लिए पुलिया का निर्माण करना लंबित पड़ा है और इन विषयों पर विशेष फोकस रखकर काम करने की जरूरत है। साथ ही बता दें कि शहर में सरस्वती नदी का पानी आना ही बाढ़ का कारण बना था, जिसके बाद अब बोर्ड के अधिकारी सरस्वती नदी के टूटे बंधों को रिपेयर करने और बेकार पुलियों को तोड़वाने का काम करेंगे। साथ ही सरस्वती बोर्ड की तरफ से नदी पर कब्जा करने वाले 168 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के अनुसार जल्द से जल्द अवैध कब्जे को हटवाने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन की मदद भी ली जा रही है। बहुत ज्यादा हमारे नुकसान हुआ, लेकिन उसके आगे किसी का भरी चलता, फिर भी हमारे प्रशासन की तरफ से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सभी अधिकारियों ने अच्छे कार्य किए। लेकिन कुछ चीज़ों में जिस प्रकार से जो कार्य करते हैं उसके अंदर कुछ कमियां भी रह जाती हैं। उस कमियों को पूरा करने के लिए जो हमारे समक्ष में आई हैं, हम जैसे फील्ड में गए, उन्होंने ज़्यादा पर्सनली गांव का विजिट किया, शहर में विजिट किया। उन जगहों पे अब क्या रिक्वायरमेंट है, कई जगह पर पानी जो है निकल गया है, हमने पंप से निकाल दिया, उसके अंदर हमने रोड से निकाल दिया, लेकिन अब भी पानी वहाँ पर रुका हुआ है। उससे बीमारी फैलने का बहुत बड़ा डर है। उसके कारण मैंने अभी दिखाया अधिकारियों को लगे कि हर जगह जहाँ कॉलोनी में पानी रुका हुआ है उसको किसी तरीके से भी पंप के माध्यम से, उसके बाद उनके अंदर नलका इसी प्रकार से चूना की व्यवस्था की जाए, फोकिंग की जाए, हमारे सीएमओ डॉक्टर साहब वहाँ जाएँ। इस तरह की हमने मिशन को हमने किया है और उसमें रिव्यू भी किया है हमारे पास कितनी फोकिंग की हमारे पास मेडिसिन पड़ी है। उसके लिए हमने अलग से नगर परिषद को अलग से कहा कि जितनी शहर की रिक्वायरमेंट है, जितने पंप चाहिए उतने पंप परचेज कर दिए जाएँ और शहर में उतनी ही मेडिसिन लेकर फोकिंग कराई जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हमने। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसाकपुर, फतुपुर, अमीन, शादीपुर, कसरेला गांव को पानी से बचाने के लिए जल्द पुलिया का निर्माण किया जाए। इस कार्य में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी सहयोग करेंगे। साथ ही विधायक ने कहा है कि मार्केटिंग बोर्ड की जितनी भी सड़कें हैं उनकी मरम्मत की जाए या फिर उनका नव निर्माण किया जाए। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।
और अब खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है, जहां भारी बारिश से तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। कुल्लू की गड़सा घाटी के पंचनाला से एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे भारी नुकसान हुआ। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल में बाढ़ और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कुल्लू जिले में हुई भारी तबाही के बाद एक बार फिर बादल फटा। कुल्लू के गड़सा घाटी के पंचनाला में बादल फटने की घटना सामने आई है, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भुंतर गड़सा मनियार मार्ग भी बाधित हुआ है। इतना ही नहीं, बादल फटने से 2 पुल बह गए, 2 पटवार खानों को नुकसान पहुंचा और इस दौरान कई मवेशियों की बहने की भी खबर सामने आई है। बादल फटने की जानकारी उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने देते हुए बताया कि बादल फटने से निजी और सरकारी जमीन को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच चुका है। गौर रहे कि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू जिले में हुई है। वहीं तबाही का मंजर अभी जारी है। उधर मौसम विभाग ने भी आगामी 27 जुलाई तक अभी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुल्लू से अनिल कांत, सूर्य समाचार। मेरे साथ सूर्या विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।